Hello dear students, welcome to Inductive Academics. This is second part of the fourth chapter which is moving charges and magnetism. First जो पार्ट था उसमें ऑलरेडी हम सोलेनॉइड तक कवर कर चुके हैं. इन दिस पार्ट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू करके एंड बाकी जितना भी पेंडिंग पार्ट है ये सारा हम कवर करने वाले हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो मान लो एक इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. अगर तो मैं किसी चार्ज को यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पे लाके रख दूं तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाली है. इस मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा इस चार्ज के ऊपर. ठीक है ना. बट थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग जब ये चार्ज एक्चुअल में मूव करता हुआ एंटर करता है इस मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है. जब चार्ज मोशन में है, जब चार्ज मूव करता हुआ आता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था एक करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. वैसे भी अगर एक सिंपल चार्ज भी दौड़ रहा है विदाउट एनी वायर तब भी उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. और ऑब्वियसली अगर चार्ज की भी खुद की कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस तरह से तिरछा आ रहा है चार्ज मूव करता हुआ, उसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड है, फिर ये वाली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है किसी एरिया में, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का फोर्स लगाती हैं. और यही हमने देखना है कि वो फोर्स कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. तो इसलिए हमने पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दिया. अब जो फोर्स लगने वाला है चार्ज के ऊपर वो दो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. पहला कि कितनी स्ट्रांग ये मैग्नेटिक फील्ड है. ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो फोर्स लगानी है, तो जितनी स्ट्रांग ये होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा उस चार्ज के ऊपर. राइट. सेकेंडली चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, बिकॉज अगर चार्ज का खुद का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा तो उसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तब भी दोनों की जो आपस में इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगी और उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी. ठीक है. इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, दैट जो ये फोर्स है, नो डाउट हमने देखा कि वेलोसिटी होनी जरूरी है चार्ज के पास. अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है. बट सिर्फ वेलोसिटी मैटर नहीं करती, वेलोसिटी का एंगल भी मैटर करता है विद दिस मैग्नेटिक फील्ड. दैट मींस वी साइन थीटा. अब साइन थीटा यहाँ पे हमने यूज करा है. साइन थीटा 0 से लेके 1 तक की वैल्यूज को ले सकता है. राइट. इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, लेट्स सी इट्स मिनिमम वैल्यू पूरे साइन थीटा की, दैट इज 0. एंड साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज 1. और ये वैल्यूज कब होती हैं? मिनिमम वैल्यू 0 जो है ये कब है? जब थीटा भी 0 होगा, बिकॉज साइन 0 इज 0. एंड मैक्सिमम वैल्यू जो ये 1 है ये कब होगी? जब थीटा कितना है? 90 डिग्रीज का होगा, बिकॉज साइन 90 1 के इक्वल होता है ना. तो इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से एंटर हुआ, अब आप गौर करो, चार्ज का जो ये वेलोसिटी वेक्टर है जो पर्पल कलर से शो करा है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी वेक्टर लिखते हैं इसको, दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं. दैट मीन्स दोनों में एंगल कितना हुआ? 0 हो गया. और ऐसे केस में थीटा बिकॉज 0 है तो साइन थीटा भी 0 हो जाएगा और हेंस जो फोर्स है वो भी 0 हो जाएगी. तो चार्ज के ऊपर अब भी कोई फोर्स नहीं लगेगी ऑल्दो चार्ज मूव कर रहा है. हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. बट अगर चार्ज कुछ इस तरह से एंटर करता है, लेट से, ठीक है, यहां से इस तरह से, अब आप गौर करो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म हो रहा है. अब चार्ज का जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं हर एक पॉइंट पे. सो हेंस जब थीटा 90 है साइन थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा और मैक्सिमम फोर्स लगेगी इस चार्ज के ऊपर. ठीक है. तो इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर लेता हूं तो आपके पास एक रिजल्ट बनता है, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा. इसे इस तरह से हम लिखना प्रेफर करते हैं. एंड नो डाउट प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हटा के हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 ही निकल के आती है. एंड एफ इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम लिखेंगे भी नहीं डायरेक्टली, क्यू वी बी साइन थीटा. ये तो हो गया इस इक्वेशन का स्केलर फॉर्म. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? दैट एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर. ठीक है. दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सो ये हमने समझ लिया कि अगर एक मूविंग चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर किस तरह की फोर्स लगती है, बट अगर एक मूविंग चार्ज को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, फिर इसका आंसर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। और मेन थिंग इज दिस कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस मामले में भेदभाव ही नहीं करती है कि चार्ज रुका हुआ है या मूव कर रहा है अगर मूविंग है तो भी वैसी ही फोर्स लगेगी और अगर रेस्ट पे है तो भी वैसी ही फोर्स लगने वाली है। एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर। इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट। एक्सप्रेशन ही आप देख लो कितना इंटरेस्टिंग है, कितना डिफरेंस है एस एक्सप्रेशन में और एस एक्सप्रेशन में। मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उसमें वेलोसिटी आती है यहाँ पे हमने कहीं पे वी वगैरह नहीं लिखा, तो यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह का फोर्स लगाएगा, चाहे एक चार्ज को मैं बिल्कुल आराम से लाके यहाँ पे रेस्ट पे रख दूं और चाहे वो मोशन करता हुआ एंटर करे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा और ना ही उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज होगा, ठीक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लॉरेंट्स फोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अब किसी रीजन में दोनों ही फील्ड्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, एंड अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम मान के चलेंगे दोनों फील्ड्स यूनिफॉर्म है। तो अब अगर एक चार्ज मूव करता हुआ एंटर करता है इस रीजन में किसी भी एंगल से, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, इवन एट सम एंगल आ सकता है, कैसा भी मान लो, तो उसके ऊपर टोटल जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड द लॉरेंट्स फोर्स। समझ रहे हो ना। अब उसके ऊपर देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही फोर्स लगाएगी, दोनों ही चीजें उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो किस तरह से एक्चुअली आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो लगाना ही लगाना है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमने समझा कि डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरह से एंटर करता है इस रीजन में। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ शो करा है और चार्ज भी इसी तरह से एंटर करता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई भी चार्ज कोई भी फोर्स नहीं लगा पाएगी, दैट इज ऑब्वियस, राइट। बट अगर कुछ ऐसे एंगल से एंटर हुआ या यहाँ से एंटर हो रहा है या लेफ्ट साइड से एंटर हो रहा है, फिर दोनों ही फील्ड्स उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने वाली है एंड दैट इज कॉल्ड द लॉरेंट्स फोर्स। और इसका एक्सप्रेशन जो है वो कुछ नहीं है, जो दोनों एक्सप्रेशन जब तक हमने पढ़े दोनों को ऐड कर देना है। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर एंड प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड दिस इज व्हाट वी नो एज द लॉरेंट्स फोर्स। जो ये फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज के ऊपर लगा रही है, इसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हमारे पास एक दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज कि जिस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम डायरेक्शन पता करते हैं कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कैसी है, तो उसके लिए हम राइट हैंड कर्ल रूल को यूज करते हैं। सो अगर मैं राइट हैंड को इस तरह से कर्ल करता हूँ कि V से स्टार्ट करके V की डायरेक्शन से स्टार्ट करके B की डायरेक्शन के टुवर्ड्स राइट हैंड के फिंगर्स कर्ल हों, तो थंब की डायरेक्शन हमें बता देगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाली है। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, मान लो कोई चार्ज इस तरह से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, सो दिस इज इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है एंड लेट्स से वो भी इसी प्लेन में है, दैट इज कुछ इस तरह से कि दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन के लिए आई यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड के फिंगर्स को मैं V से स्टार्ट करके B के टुवर्ड्स कर्ल करूंगा एंड थंब देखो किस तरह से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। एक तो ये तरीका हो गया। सिमिलरली लेट्स से अगर कुछ उल्टा कर देते हैं, इस डायरेक्शन में अगर मोशन होता चार्ज का, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इस तरह से अभी भी सेम ही प्लेन में है, ये दोनों मान लेते हैं XY प्लेन में, ठीक है। लेट्स से पहले प्लेन ही बना लेते हैं, लेट्स से यहां मैंने Z रखा है, दिस इज X, दिस इज Y, मान लो इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेके चल रहे हैं और ये दोनों चीजें XY प्लेन में ही है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्स अब किस तरह से होगी, ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ। सो अगेन राइट हैंड कर्ल रूल को अगर पहले मैं यूज करता हूं तो V से स्टार्ट करके B के टुवर्ड्स हमको कर्ल करना होगा राइट हैंड के फिंगर्स को। तो अब देखो कर्ल इस तरह से आएगा V से B के टुवर्ड्स एंड राइट हैंड का जो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, दैट मीन्स फोर्स अब इसके ऊपर नीचे की तरफ लगने वाली है। तो एक तो ये तरीका हो गया
इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का। सो ये तो एक तरीका हो गया इस फोर्स की डायरेक्शन को पता करने का। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिससे बहुत जल्दी हमें पता लग जाती है इस फोर्स की डायरेक्शन, दैट इज यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके लिए इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं। सो इसके लिए आपको एक सिंपल सा नमोनिक याद कर लेना है, दैट इज द फादर मदर चाइल्ड, FMC। F का मतलब है यहाँ पे फोर्स, M का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एंड C का मतलब करंट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड की जो ये तीनों फिंगर्स हैं, या कह लो एक थंब और ये दोनों फिंगर्स हैं, ये F, M एंड C को स्टेट करती हैं। दिस इज F, दिस इज डायरेक्शन ऑफ M एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ C। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन पता है तो इस तरह से जस्ट हमें लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है, सो दैट तीनों जो ये फिंगर्स हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, एंड जो थंब है वो हमें बता देगा कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, हमें पता है, एंड लेट से ये दे रखा है कि जो करंट है वो इस तरह से, बेसिकली करंट का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आपसे अवे मूव कर रहा है, मीनिंग इनटू द स्क्रीन मूव कर रहा है। उस टाइम पे जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर, देखो यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल क्या पता लग रहा है कि डाउनवर्ड्स लगने वाली है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे की डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमें लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना आना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर केस को डिस्कस करके देखते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इनिशियल वेलोसिटी चार्ज की परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कि जिधर उसकी वेलोसिटी का वेक्टर है उसी डायरेक्शन में करंट कॉन्स्टिट्यूट वो करेगा, है ना। सो लेट्स सी, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉसेस की हेल्प से दिखा रखा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन अंदर की तरफ पॉइंट कर रही है, आपसे दूर जा रही है। एंड मान लो यहां पे चार्ज इस डायरेक्शन में इनिशियली जा रहा था, है ना। और बढ़िया समझने के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि पहले ये चार्ज आराम से इस डायरेक्शन में जा रहा था, पहले यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, फिर एकदम से हमने बाई एनी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर तो पहुंच चुका ही है, बट अब उसके हर तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दी। अब उसके ऊपर फोर्स लगेगी जिसकी डायरेक्शन हमें बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सब खुद से देखो, V की डायरेक्शन आपको पता है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन हो गई अगर ये मैं इसको पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूँ। ठीक है, तभी मैं इसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चल रहा हूँ, आपको समझाना आसान हो सके। सो करंट इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करके बताओ जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यूज किस तरह से करना है, F, M एंड C जैसा हमने डिस्कस करा। सो करंट जो है वो अपवर्ड्स जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन है, तो जो थंब है आप देखोगे यूज करके कि लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा इस तरह से, दैट मीन्स फोर्स इसके ऊपर जो लगेगी वो लेफ्ट साइड की तरफ लगने वाली है। दैट मीन्स अब ये चार्ज बिल्कुल सीधा ना जाकर क्या करेगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो जाएगा और कॉन्टिन्यूसली ये फोर्स इसको बेंड करती जाएगी और इस तरह से अल्टीमेटली कह लो कुछ यहाँ पे ले आने वाली है। अब इसको हर एक पॉइंट पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख सकते हो। मान लो जब ये यहाँ कहीं पे आ गया तब इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है ना। करंट दैट मीन्स अब इस तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड अब भी कैसी है, इनटू द स्क्रीन है। अगेन आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है एंड यू विल सी कि जो थंब है इस बार नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स अब इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगने वाली है। अब ये इस तरह से होता 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 नीचे की तरफ मूव करेगा। सो अल्टीमेटली क्या है, हर एक पॉइंट पे जो ये फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसको टर्न करती जाएगी और बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ उसको प्रोवाइड करेगी इस तरह से। ठीक है, लेट्स से जो इसका रेडियस है इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ इस तरह का हमें केस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं। सो ओवरऑल आपको देखने को कुछ ऐसा ही मिलेगा कि वो जो चार्ज है जो जाना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता था, बट बिकॉज उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, इस वजह से ओवरऑल आपको कुछ ऐसा मोशन उसका नजर आने वाला है कि वो गोल गोल घूमता रह जाएगा, वो इस लूप में ही फंस के रह जाने वाला है। ठीक है,
एक पर्टिकुलर सेंटर के जस्ट अराउंड वो इस तरह से चक्कर लगाता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सेटअप। ओके, फर्दर आप देख ही रहे हो बिकॉज जब चार्ज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, यहां कहीं पे, तब उसको फोर्स ने लेफ्ट साइड की तरफ टर्न किया, तो कुछ ऐसी थी फोर्स। जब यहां कहीं था, उसके बाद फोर्स ने उसको नीचे की तरफ लेके आना चाहा, दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी। देन जब चार्ज यहां कहीं पे पहुंचा, उसके बाद फोर्स ने उसको राइट साइड की तरफ घुमाना चाहा, दैट मीन्स फोर्स कुछ ऐसी है। एंड सिमिलरली यहां पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है। सो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है चार्ज पे लगने वाली, दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द सेंटर। इसी वजह से इस फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बारे में आई गेस 11th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। नाम से ही पता लग रहा है सेंटर, जिसकी डायरेक्शन कैसी हो, सेंटर के टुवर्ड्स हो। ठीक है, तो अब इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाने वाली है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, सो दैट इज एफ। अच्छा, फर्दर आपसे कई बार चीज पूछी जाती है कितने रेडियस में घूमेगा, तो यहां से आप रेडियस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, दैट आर इज इक्वल्स टू एम वी का स्क्वायर अपॉन एफ, जो कि कितना है एफ एक्चुअल में यहाँ पे, क्यू वी क्रॉस बी, सो क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा यहाँ पे 90 है, सो साइन 90 साइन 90 1 होता है, सो जस्ट क्यू वी बी बच जाने वाला है, तो उसको जस्ट यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, क्यू वी बी, एंड एक वी से एक वी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हमारे पास रेडियस आ जाने वाला है कि इतना रेडियस होने वाला है इस चार्ज का, इस रेडियस में ये यहाँ पे गोल गोल घूमने वाला है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, टाइम पीरियड का मतलब इस चार्ज को एक इस तरह से चक्कर लगाने में कितना टाइम लगने वाला है, दैट इज द टाइम पीरियड। अब देखो, सिंपली पहले रफ में लिखते हैं। अगर किसी चीज की स्पीड कैलकुलेट करनी हो, अगर लीनियर मोशन हो, तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड अपॉन टाइम। एंड यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस, जो कि होता है सर्कल का 2πr, एंड अपॉन टाइम पीरियड। ये कैपिटल टी वो टाइम है जो एक 2πr का डिस्टेंस कंप्लीट करने में उसको लग रहा है। ठीक है, दैट्स वाई हमने डिस्टेंस लिया 2πr, टाइम ले लिया कैपिटल टी, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास स्पीड आ जाएगी। और यहीं से हम टी को यहाँ भेजेंगे और स्पीड को टी की जगह ले आने वाले हैं। सो टी का फॉर्मूला यहीं से बनता है 2πr अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम पीरियड को हमने ऐसा लिखा 2πr अपॉन स्पीड, दैट इज v। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूं, तो देखो 2π अपॉन v मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू जो हमने ये निकाली है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम वी अपॉन क्यू बी। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, v से v कट जाएगा। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज दैट टाइम पीरियड इज नॉट actually depending on the velocity. So t is equals to 2π m अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब इस रिजल्ट को जरा गौर से देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इट सेज दैट जो टाइम पीरियड है वो किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से देखो। 2 इज जस्ट अ कांस्टेंट, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार जैसी हमने बना दी वैसे ही हम रख के यहाँ पे चल रहे हैं। दैट मीन्स जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मास एंड चार्ज, सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स भी एंटर करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, एंड उन सभी चार्जेस का अगर मास एंड चार्ज आइडेंटिकल है, तो उन सभी का टाइम पीरियड भी एक जैसा ही होने वाला है। टाइम पीरियड सिर्फ मास एंड चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। मोरोवर टाइम पीरियड जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द velocity of the charge. This is very interesting result.
यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि ऐसा क्यों, कि वेलोसिटी के ऊपर टाइम पीरियड क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, तो उसका आंसर एक्चुअल में कुछ कुछ यहाँ से भी हमें मिल जाने वाला है। इसी रिजल्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ से अगर मुझे लेट से वेलोसिटी इस वी को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, आर अपॉन वी इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगी आर अपॉन वी इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आर अपॉन वी जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। एंड एक्चुअल में देखा जाए ये सारी वैल्यूज जितनी इनिशियली होंगी उतनी ही बाद में होने वाली हैं। ऐसा तो है नहीं थोड़ी टाइम बाद पार्टिकल का मास अपने आप बढ़ जाएगा, चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे, नहीं। जितना स्टार्टिंग में था उतना ही ये बाद में होने वाले हैं। सो एक तरह से आप बोल सकते हो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। दैट मीन्स आर अपॉन वी जो है दैट इज एक्चुअली अ कांस्टेंट। इट मीन्स अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो चार्ज का रेडियस भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। आर यू गेटिंग इट? इसको बिल्कुल विजुलाइज करके चलो। अगर कोई चार्ज है बिल्कुल सीधा जा रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा था और एकदम से हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो अगर वो बहुत स्लो जा रहा था तो उसका रेडियस भी क्या होगा, बहुत इस तरह से छोटा सा होगा। लेकिन अगर एक चार्ज बहुत स्पीड से जा रहा था और एकदम से हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो उसका जो रेडियस है वो भी इस तरह का बहुत बड़ा रेडियस होने वाला है। इसी वजह से टाइम पीरियड एक्चुअल में देखा जाए वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। अब ये है हमारा थर्ड केस। इसमें जो वेलोसिटी है चार्ज की दैट इज मेकिंग सम आर्बिट्रेरी एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब ये वेलोसिटी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी नहीं है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर भी नहीं है, कुछ सर्टेन एंगल के ऊपर है। इट मीन्स अब इसके दो कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना, एक पैरेललोग्राम जैसा यहाँ पे कुछ बन रहा है एंड दिस मच विल बी वी एक्स बिकॉज दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड जो ये कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का दिस इज द वी वाई, सच दैट दिस वी वेक्टर is resultant of Vx vector and Vy vector। अब बात ये आती है कि इस चार्ज का मोशन कैसा होगा इन दिस टाइप ऑफ सेटअप। तो देखो इसी को हम इन दोनों कंपोनेंट्स के हिसाब से सोचते हैं कि जो ये Vx का कंपोनेंट है ये कोशिश करेगा चार्ज को अनडिस्टर्ब्ड आगे लेता जाए इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। दैट मीन्स चार्ज आगे तो बढ़ेगा नो डाउट बिकॉज इसका यही काम है। बट इसी के साथ साथ आगे बढ़ने के साथ साथ जो ये वी वाई वाला कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है वी इस मैग्नेटिक फील्ड के, ये क्या कोशिश करेगा, चार्ज को एक सर्कल में घुमाता जाए। तो यहीं से हमें आइडिया लग रहा है कि दोनों चीजें होने वाली हैं, चार्ज गोल भी घूमने वाला है और वो घूमता घूमता इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, राइट। कुछ कुछ जैसा स्प्रिंग होता है ना, जैसा एक हीलिक्स होता है उस तरह का, दैट मीन्स यहाँ पे हमें शेप इसका मोशन देखने को मिलने वाला है। अब गौर करते हैं कि किस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ इधर को आगे बढ़ेगा, राइट। तो ऑब्जर्व करो इस कंपोनेंट को, वी वाई, ये है वाई एक्सिस के अलोंग, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। एंड अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो अगेन बहुत सारे तरीके हम पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। वन इज दिस एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को पता कर लेते हैं, हमें फोर्स पता लग जाएगी किस डायरेक्शन में लग रही होगी बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट, है ना। एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम सिंपल राइट हैंड कर्ल रूल को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं राइट हैंड को इस तरह से यूज़ करूँ कि फिंगर्स वी से बी के टुवर्ड्स कर्ल करें, तो यहाँ से इस डायरेक्शन में देखो कर्ल हो, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो थंब है वो इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रहा है अंदर की तरफ। दैट मीन्स जो चार्ज है वो घूमता हुआ इस तरह से इनटू द स्क्रीन एंटर करेगा, ठीक है। एंड देन वैसे आगे बढ़ता हुआ आगे आगे जाएगा। कुछ इस तरह का इसका मोशन होने वाला है, कुछ ऐसा इसके पास हीलिक्स बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक
में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कुछ ना कुछ रहती है इसकी डेरिवेशन में, स्पेसिफिकली बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है, जब कुछ टर्म्स को इधर उधर हम शिफ्ट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बनती है, इसको प्रॉपर्ली हम देखते हैं। सो ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसको हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, दैट इज B वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन अलोंग Z एक्सेस है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट से, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड के टुवर्ड्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड है ना, बिकॉज वी नो दैट कन्वेंशनल करंट इज कंसिडर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट मस्ट बी क्लियर। अब पहले देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाली है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर या ओवरऑल इस पूरे कंडक्टर के ऊपर। फॉर दैट ऑब्वियसली वी विल अगेन यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेफ्ट हैंड रूल को किस तरह से हम यूज करते हैं। फर्स्टली वी विल राइट फादर, मदर एंड चाइल्ड, एफ इज फोर्स, एम इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एंड फोर्स की डायरेक्शन थंब से हमें पता लग जाती है। बट इन दिस केस हमें देखना होगा कि लेफ्ट हैंड को किस तरह से ओरिएंट करें, तो ये आप खुद से देखो जरा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स जो ये फोर फिंगर है ये हमें लेफ्ट हैंड की जो फोर फिंगर है इसको अपवर्ड्स डायरेक्शन में जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करना होगा। कन्वेंशनल करंट टुवर्ड्स राइट फ्लो कर रहा है, तो जो ये मिडल फिंगर है इसको राइट के टुवर्ड्स पॉइंट करना होगा। एंड देन देखो कि जो थंब है ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये आउट ऑफ द स्क्रीन पॉइंट करेगा या इनटू द स्क्रीन पॉइंट करेगा। ये काम आपको खुद से एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा, जब तक आप खुद से यूज नहीं करना सीखोगे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड कर्ल रूल को, तब तक कन्फ्यूजन आपको रहेगी इसमें। सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। सो कुछ इस तरह से हमें हैंड को रखना पड़ेगा। गौर करो, दोबारा से मैं लिखता हूँ एफ एम एंड सी। देखो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, करंट है वाई एक्सिस के टुवर्ड्स, एंड जो ये फोर्स है ये बिल्कुल आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, मतलब इस तरह से एक्स एक्सिस में बाहर की तरफ आ रही है। तो लेफ्ट हैंड से हमें पता लग गया कि इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरह से टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लगने वाली है, ठीक है, या कह लो आउट ऑफ द स्क्रीन लगने वाली है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे शो कर देते हैं इसी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, सो दैट हमें आइडिया रहे कि जो फोर्स है वो थंब की डायरेक्शन में लग रही है, बाहर के टुवर्ड्स लग रही है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस में लग रही है, ठीक है। चलो अब इसकी डेरिवेशन करते हैं कि कितनी फोर्स ओवरऑल लगने वाली है इस कंडक्टर के ऊपर बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे इसमें, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। फर्दर जो चार्ज है, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, एंड उसके लिए जो चार्ज रहता है दैट इज माइनस ई, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया माइनस ई। दिस इज द फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा हर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। बट देयर इज नॉट ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर, बहुत सारे कंडक्टर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज लेट से स्मॉल एन, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, उसके लिए हमें इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना होगा पूरी वॉल्यूम के साथ। एंड पूरे कंडक्टर की जो वॉल्यूम है दैट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंड पूरे सिलेंडर की लेंथ है, ठीक है। तो इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस पूरे कंडक्टर में।
तो जो ये फोर्स है ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है। अगर मुझे सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ओवरऑल कितनी फोर्स लग रही है तो एस से मल्टीप्लाई कर देना होगा इस फोर्स को, ऑब्वियसली, है ना। तो जो टोटल फोर्स लगने वाली है पूरे कंडक्टर के ऊपर दैट इज माइनस एन ए एल ई, एंड यहां पे वी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। दिस इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। अच्छा, एक तो ऐसा करते हैं, जो ये टोटल हम बार बार ना लिखें इसलिए इसको सिंपली मैं ऐसे लिख लेता हूँ एफ वेक्टर ही, और बिकॉज एफ वेक्टर तो यहाँ भी लिखा था तो कंफ्यूजन ना हो तो इसको एफ ई लिख देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज एफ ई। अब इस एफ टोटल को आगे से मैं इस तरह से एफ से ही डिनोट करके चलने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, देखो आई विल राइट एन ए ई, ठीक है, एंड ब्रैकेट में ये माइनस एल और बाकी पार्ट ये बिल्कुल सेम रहेगा, वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे ज़रूरी ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है माइनस एल वी वेक्टर, ठीक है। पहली बात तो यही कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको किस तरह से हम ब्रैकेट के अंदर ले गए। माइनस एल वी वेक्टर, इसकी कोई सेंस भी क्या बन रही है, बट देखा जाए इट इज़ कंप्लीटली फाइन, हम ऐसा लिख सकते हैं। एक स्केलर को वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। जब हम लीनियर मोमेंटम लिखते हैं पी वेक्टर, तो उसको भी हम ऐसे लिखते हैं एम इंटू वी वेक्टर, एक स्केलर मल्टीप्लाइड बाई एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक स्केलर को एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंगली देखा जाए, वेलोसिटी को यहां पे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, बट जो एल है ये करंट एलिमेंट की लेंथ है ठीक है, कंडक्टर की लेंथ है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इसको मैं करंट एलिमेंट के तौर पे कंसीडर कर सकता हूं, और करंट एलिमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड जस्ट हमने यहां पे लिखा हुआ है एल, राइट। अदरवाइज वेलोसिटी एंड करंट एलिमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, गौर करो, इस क्वांटिटी को थोड़ा सा अगर मुझे चेंज करके लिखना हो तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v मल्टीप्लाइड बाय एल वेक्टर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, एल जो है मैंने बोला इसको मैं वेक्टर के तौर पे कंसीडर कर सकता हूं, तो उसको मैंने एल वेक्टर लिख दिया, एंड जो ये वी वेक्टर है इसको मैंने स्केलर फॉर्म में जस्ट उसका जो मैग्नीट्यूड था मतलब वो यहां पे लिख दिया। यू विल से माइनस साइन कहां गया ठीक है, तो इसको समझो कि माइनस यहां पे नहीं आएगा। माइनस अगर साइन यहां पे मैं लगा दूंगा ना, तो ये दोनों चीजें अगर इक्वल है तो माइनस से माइनस कट ही जाने वाला है। फिर तो ये मतलब निकलेगा कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है ना, वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का है। एक्चुअल में गौर करो, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, क्या वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का है? द आंसर इज नो। ध्यान से देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सो वेलोसिटी लेफ्ट साइड की टुवर्ड्स है, बट करंट जो होता है वो इसके ऑपोजिट रहता है। दैट मीन्स करंट राइट साइड की तरफ है, दैट मीन्स एल भी राइट साइड के टुवर्ड्स माना जाएगा, उसकी डायरेक्शन जो है। ये दोनों क्वांटिटीज की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा फिर तो यही मतलब निकलेगा, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट मीन्स माइनस एल वी वेक्टर को हम वी इंटू एल वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। सो एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एन ए ई, यहां पे हमने लिखा वी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ये स्टेप ना समझ लगा हो, एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना। अब यहाँ पे फर्दर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एन ए ई, इस वी को बाहर ले आते हैं ब्रैकेट से बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्केलर नाउ। सो एन ए ई, एंड ये वी डी है बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यहाँ पे बार बार हर जगह डी लिख देते हैं सो दैट हमें आइडिया भी रहे। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ब्रैकेट में यहाँ पे बचा एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो बाकी चीज बाहर है ये आपको जानी पहचानी लगनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट द करंट
प्रीवियस चैप्टर्स में से हम ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड करंट का हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या रिलेशन हमने यूज़ करा, आई दैट इज इक्वल्स टू NaEVD। ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और करंट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे यूज़ होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमने लिखा आई एंड ब्रैकेट में बच गया L वेक्टर क्रॉस विद B वेक्टर। ठीक है, दिस इज अवर डिजायर्ड रिजल्ट। दैट मीन्स अगर फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालनी हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं L वेक्टर क्रॉस विद B वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके। अब ये तो हो गई इस चीज़ की वेक्टर फॉर्म। इसी चीज़ को अगर स्केलर फॉर्म में लिखना हो तो वी विल से F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। ठीक है, दिस इज द स्केलर फॉर्म। यहाँ से सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का आइडिया लगेगा कि कितनी फोर्स लगने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो इस तरह से आपके पास दो कंडक्टर्स हैं जिसमें से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। फिलहाल मानते हैं कि सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेटर ऑन देखेंगे अगर डिफरेंट डायरेक्शन हुई तो क्या होगा। तो इस तरह से दोनों में से करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने वाले हैं, है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल जो ये कंडक्टर है इसमें से करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसके इर्द गिर्द। ठीक है, जो कुछ इस तरह से होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। अगर थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको देगा फिंगर्स का कर्ल जो है, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखो आप गौर करो, इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको आप किसी भी तरह से पता कर लो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हो या फिर राइट हैंड कर्ल रूल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहले राइट हैंड कर्ल रूल देखते हैं बिकॉज हमने ये डेरिवेशन अभी करी है, इसी को यूज़ करते हैं। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई और साथ में एल वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। तो बेसिकली जो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की होगी वही डायरेक्शन यहाँ पे फोर्स वेक्टर की होगी। हमें राइट हैंड के फिंगर्स को एल वेक्टर से स्टार्ट करते हुए बी वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करना है। एल वेक्टर की सेम डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन करंट की होती है, तो करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है दोनों ही वायर्स में, ये हम फिलहाल कंसिडर करके चल रहे हैं। तो करंट है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है देखो वो कैसी होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द स्क्रीन एंटर कर रही है। ठीक है, तो हमें करंट की डायरेक्शन से शुरू होते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है कुछ इस तरह से। सो थंब आप देखोगे टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट करेगा। दैट मीन्स इस सेकंड कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सिमिलरली जो सेकंड कंडक्टर है इसकी भी इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट ऊपर की तरफ ही है तो सिमिलर ही पैटर्न आपको मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से पॉइंट पी। अब पॉइंट पी के लिए भी आपको सेम ही चीज अप्लाई करके देखना है। करंट की डायरेक्शन में होगा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन विच इज अपवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ पे एस पी पॉइंट पे देखो, यहाँ से घूम के आउट ऑफ द स्क्रीन ही आने वाली है, बाहर की तरफ आने वाली है, राइट, कंप्लीटली टुवर्ड्स यू। सो दैट इज आउट ऑफ द स्क्रीन एंड फिंगर्स को अब कर्ल करना है आई से लेके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो कुछ इस तरह से वो कर्ल होगा। और थंब देखो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अब टुवर्ड्स राइट पॉइंट कर रहा है। सो ओवरऑल हमें कुछ देखो इस तरह का देखने को मिलने वाला है कि जो फर्स्ट वायर है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज टुवर्ड्स राइट, एंड जो सेकंड वायर है उसके ऊपर फोर्स लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ठीक है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है एंड दोनों वायर्स में क्या होने वाली है, एक अट्रैक्शन होने वाली है। ये चीज आपको याद भी रख लेनी है कि अगर दोनों वायर्स में सेम ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एंड बिल्कुल इसका ऑपोजिट भी ट्रू होने वाला है। अगर दोनों वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट लेके जाएंगी तो दोनों में एक रिपल्शन देखने को मिलेगी। जल्दी से इसको भी देख लेते हैं ऐसा क्यों।
अब देखो दोनों में से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ। तो अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसे होंगी, वो हमें पता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द स्क्रीन एंटर कर रही है। अब किस तरह की फोर्स यहाँ पे लगने वाली है उसके लिए फिर से इसी इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं। गौर करो, करंट की डायरेक्शन में पहले फिंगर्स को पॉइंट करो नीचे की तरफ, फिर वहां से उनको कर्ल किस डायरेक्शन में करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट मीन्स इनटू द स्क्रीन, फिर उनको कर्ल करना है। दैट मीन्स कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आई होप कि इन एनिमेटेड पिक्चर्स की हेल्प से आपको थोड़ा और बेटर क्लैरिटी रहेगी कि किस तरह से आपको राइट हैंड थंब रूल को या जहाँ पे भी अलग अलग इस तरह के रूल्स को अप्लाई करना होगा उनको अप्लाई किया जाएगा। तो थंब जो है आप देखोगे इस तरह से बाहर की तरफ पॉइंट करने वाला है। So, इस बार जो ये सेकंड कंडक्टर है इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगने वाली है। अब इस कंडक्टर की बात करते हैं, करंट इसमें से नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होने वाली हैं, ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज मूव करती हुई अपीयर होंगी, है ना। अब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ किस तरह से एंटर करने वाली है, इनटू द स्क्रीन। अगेन इस इक्वेशन को यूज करते हैं, फिंगर्स को पहले पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, तो पहले राइट हैंड को यूज करो, ऊपर की तरफ पॉइंट करो एंड वहां से इनटू द स्क्रीन। ठीक है, इस तरह से इस डायरेक्शन में आपको कर्ल कर देना है राइट हैंड की फिंगर्स को। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, पहले ऊपर को आपने फेस किया, फिर कर्ल कर दिया उनको अंदर की तरफ। तो थंब इस बार लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है। सो हमने ओवरऑल देखा कि इस केस में दोनों ही वायर्स पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो ऑपोजिट लग रही हैं। दोनों थंब्स को जरा गौर करो, एक लेफ्ट साइड की तरफ है तो दूसरे के लिए राइट साइड की तरफ है। सो अब हम क्या कहने वाले हैं कि जब भी दो वायर्स में से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है, दो पैरेलल वायर्स हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तब ये दोनों क्या करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब यहाँ पे हमें किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, रिपल्सिव। ठीक है, सो इतना आपको बिल्कुल माइंड में रख लेना है। करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दोनों वायर्स अट्रैक्ट होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रिपेल करेंगी एक दूसरे को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। चलो अब थियरी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अब बारी है डेरिवेशन की। जो ये फोर्सेज हैं इनका कितना मैग्नीट्यूड है ये हमें कैलकुलेट आउट करना है। तो पहले डायग्राम देखते हैं जल्दी से। दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स हमने दिखा दी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ पे इनटू द स्क्रीन है। सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों में अट्रैक्शन होगी, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगी। दोनों फोर्सेस को देखो हमने नाम दिया है। पहली वायर के ऊपर सेकंड की वजह से जो फोर्स लगी दैट इज F12 एंड सेकंड वायर के ऊपर पहली की वजह से जो फोर्स लगी दैट इज F21। सो आई होप दैट इज क्लियर। अब हमें चाहिए इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, बट एज वी नो दैट F वेक्टर इज गिवन बाय I L वेक्टर क्रॉस विद B वेक्टर। दैट मीन्स पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसको बिना जाने हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब जो B1 वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसका किस तरह का मैग्नीट्यूड होने वाला है, तो पहले हमने वही लिखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द B1 वेक्टर ड्यू टू करंट I1, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है कि पहली वायर की मैग्नेटिक फील्ड है और इसको बना कौन रहा है, पहली वायर में से पास होने वाला करंट। सो ऑब्वियसली B1 ड्यू टू करंट I1, दिस इज गिवन बाय, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। ये वही रिलेशन है जिसको हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए भी यूज किया था। सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर ड्यू टू करंट I2, बिकॉज I2 है जो इस B2 को बना रहा है। ठीक है, सो दिस B2 इज गिवन बाय म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr। पहले तो ये स्टेप आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे B2 लिखा है तो यहाँ पे भी I2 लिखा गया है। गलती कहाँ पे करोगे, अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज कर देते हो, मान लो यहाँ I2 कर देते हो, यहाँ पे I1 कर देते हो, तो ऐसी ही सिली मिस्टेक्स होती हैं। इन्हीं चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अगर हमें समझ लग गया तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब बारी है इन दोनों की, है ना। तो पहले लिखते हैं F12 वेक्टर। ओके, पहली वायर पे सेकंड वायर की वजह से कितनी फोर्स लगने वाली है, पहले सिंपल फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं। F वेक्टर इज इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है,
अब देखते हैं F12 पहले के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, पहली वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज I1। तो यहां हम लिखेंगे I1 एंड L वेक्टर क्रॉस, इसके ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज सेकंड वन। सो यहां लिखा जाएगा B2 वेक्टर। करंट उसमें से I1 पास हो रहा है बट फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, दैट्स वाई यहां पे भी हमने उसको F12 लिखा है। सिमिलरली अगर F21 वेक्टर को लिखना हो तो कैसा लिखा जाएगा, यहां पे भी गौर करते हैं। अब ये सेकंड वायर की बात कर रहे हैं, सेकंड के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है फर्स्ट की वजह से, तो सेकंड वायर में से करंट कितना पास हो रहा है, दैट इज I2 ब्रैकेट में L वेक्टर क्रॉस विद B1 वेक्टर। करंट उसमें से I2 पास हो रहा है बट फोर्स उसके ऊपर लग रही है B1 वेक्टर की वजह से, है ना। अच्छा ये तो हो गए वेक्टर फॉर्म में। मुझे पहले ही सिर्फ इंटरेस्ट है दोनों के मैग्नीट्यूड में, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो देखो कैसे लिखा जाएगा, F12 इज इक्वल्स टू I1 L B2 एंड साइन थीटा, दोनों में एंगल 90 डिग्रीज का है। गौर करो करंट एलिमेंट यहां पे ऊपर की तरफ है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड B2 है ये आउट ऑफ द स्क्रीन है, टुवर्ड्स यू आ रही है। सो दोनों में 90 डिग्रीज का क्लियरली एंगल है, दैट्स वाई साइन 90 एंड साइन 91 होता है। तो सिर्फ ये हो गया मैग्नीट्यूड। सिमिलरली F21 यहां पे कैसे लिखेंगे, I2 L एंड B1। अब हमें क्या करना है, जो ये B1 की वैल्यू है इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है और जो ये B2 की वैल्यू आई है इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, यहां पे लिखा F12 इज इक्वल्स टू, देखो I1 L और B2। सो I1 L को वैसे ही रखते हैं और B2 की वैल्यू को अब यहां पे हम लिखने वाले हैं म्यू नॉट I2 एंड डिवाइड में ये सारी चीज दैट इज 2 पाई आर। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली जब मैं F21 को लिखने वाला हूं दैट इज I2L, गौर करना I2L एंड साथ में B1 की वैल्यू को यहां पे लिखेंगे विच इज दिस वन म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। एंड यू विल ऑब्जर्व कि दोनों ही एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम है। अगर मैं थोड़ा सा हेर फेर करूं चीजों को, देखो I1 या ऐसा करते हैं पहले म्यू नॉट, ठीक है, L और I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। सिमिलरली यहां पर भी F21 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट L I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये सारे स्केलर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे कोई ऑर्डर का फर्क नहीं है ना। तो हमें एक चीज तो नजर आ रही है कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों वायर्स यहाँ पे इक्वल फोर्सेस लगाएंगी। यहीं से अगर आपको पूछ लिया जाता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, ठीक है, दोनों वायर्स पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है, यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ऐसा बोलो, वो कितनी होने वाली है। सो दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, है ना। दिस मच विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड यहाँ पे तो कैपिटल F लिख दिया, तो यहाँ पे स्मॉल f से इसको लेट से हम लिख देते हैं। दिस मच विल बी फोर्स पर यूनिट लेंथ। एंड फर्दर जो ये चीज़ें आई हैं हमने देखा F12 एंड F21 मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल हैं बट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है ना। तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पे लिखने वाले हैं दैट F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर एंड दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स थर्ड लॉ, वही यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जितना फोर्स पहली वायर दूसरे के ऊपर लगाएगी उतना ही सेकेंड वायर फर्स्ट के ऊपर लगाने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द करंट। आपने देखा ही है एक में से कम या एक में से ज़्यादा करंट भी फ्लो कर रहा हो सकता है, दोनों को हमने डिफरेंट डिफरेंट कंसिडर किया बट स्टिल इट डज नॉट मैटर बिकॉज यहाँ पे जस्ट न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। अब अक्सर इस टॉपिक के साथ ही एक और चीज़ पूछी जाती है, डेफिनेशन ऑफ वन एम्पेयर। तो इसको कुछ इस तरह से देखो हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली क्या है, क्वेश्चन ही आपको ऐसे पूछा जाएगा दैट ड्राइव फॉर द फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड ऑल्सो डिफाइन
1 एम्पियर। तो उसके लिए यही चीज़ आप यूज़ करोगे जो हमने निकाली है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। यहीं पे दोबारा लिखता हूँ, स्मॉल एफ फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 πr, वेयर आर इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर। अब बात क्या है कि अगर एफ I1 एंड I2 ये दोनों बिल्कुल 1 एम्पेयर के हों, एक बार के लिए लिख लेते हैं कि ये 1 एम्पेयर है, और जो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसको हम 1 मीटर का कंसिडर करके चलते हैं। ठीक, अब आप गौर करो क्या बच जाएगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2 पाई एंड मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1। ये 1 को तो मैं सीधा रिमूव कर देता हूं, सिर्फ बच गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड म्यू नॉट बाई 2 पाई की जो वैल्यू है ये डायरेक्टली आपको ये याद रख लेनी है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, बिकॉज दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से हमने इसके यूनिट्स बना दिए, देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हम वर्डिंग में क्या लिखेंगे कि अगर दो हमारे पास वायर्स हैं, ठीक है, जिनके बीच की जो सेपरेशन है वो 1 मीटर की है, तो दोनों के बीच में से पास होने वाला जो करंट है वो 1 एम्पेयर का तब माना जाएगा जब दोनों वायर्स की जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो इतनी निकल के आएगी, एग्जैक्टली 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। हियर वी हैव अ करंट कैरिंग लूप जिसको हमने नेम दे रखा है ABCD, जिसकी दो साइड्स जो हैं उनकी लेंथ है स्मॉल l, एंड जो ये साइड्स हैं ब्रेड्थ के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया स्मॉल b, एंड इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। सो देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह से पॉइंट कर रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फिलहाल हम ड्रॉ करके नहीं चल रहे, इसको जस्ट माइंड में कंसिडर करके चलना है हमें, बिकॉज अगर ये भी ड्रॉ करेंगे तो बहुत क्लटरी हो जाएगा डायग्राम और कुछ समझ नहीं लगने वाला। नाउ एज द नेम सजेस्ट, इसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा, मतलब ये जो लूप है ये क्या करेगा, घूमने वाला है, रोटेट करने वाला है अराउंड दिस एक्सेस, एंड आई गेस क्लास 10th में आपने पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए, जब आपने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक मोटर और बेसिकली क्या है, उसमें करंट कैरिंग लूप ही था जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था। वहां पे तो आपने बहुत कुछ पढ़ा था, बल्कि उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर को यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, है ना। यहाँ पे इस चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, हमने जस्ट टॉर्क की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड होने वाला है। वहाँ पे आपने थ्योरी को पढ़ा, यहाँ पे हम उसका मैथमेटिकल पार्ट देख रहे हैं एक तरह से। ठीक है, सो ये तो देखो बिल्कुल मैंने सीधा फिलहाल इसको प्लेस करके दिखा रखा है। दिस इज अ वेरी सिंपल पोजिशन, वेरी आइडियल पोजिशन, है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। घूमेगा जब ये लूप तो किसी भी पर्टिकुलर ये रैंडम पोजीशन में एक्चुअल में हो सकता है, एंड इसके घूमने के दौरान किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेट्स सपोज ये कुछ इस तरह की ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करते हैं इसके चारों साइड्स के ऊपर किस तरह की फोर्सेस लग रही हैं, इसको मेजर करते हैं। फर्स्टली कितनी फोर्स लगेगी AB साइड के ऊपर। फर्स्टली अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो फोर्स का तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, करंट कैरिंग ये कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस कर रखा है, सो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं F इज इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस विद B वेक्टर, एंड यहाँ पे जो ये साइड है एक्चुअल में दिस इज स्मॉल b, तो यहाँ पे L वेक्टर की जगह हम लिखेंगे ब्रेड्थ वेक्टर, है ना। जैसे लेंथ के लिए हम स्मॉल l वेक्टर यूज करते हैं, वैसे ब्रेड्थ के लिए स्मॉल b वेक्टर। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो FAB, गौर करो कैसे लिखेंगे, I स्मॉल b कैपिटल B एंड साथ में साइन कितना एंगल है अब इन दोनों चीजों में, लेट्स कॉल इट अल्फा। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, ध्यान से गौर करो। मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देखो इस तरह से
टुवर्ड्स राइट है, बी वेक्टर जो है जिस डायरेक्शन में करंट दौड़ रहा है तो ये है, ठीक है। तो इन दोनों डायरेक्शंस में जो ये एंगल रहेगा दैट इज लेट्स से अल्फा। तो ये हो जाने वाला है मैग्नीट्यूड एफ ए बी का। सिमिलरली अगर मुझे एफ सी डी का चाहिए, एस सी डी साइड के ऊपर कितनी फोर्स लगने वाली है, तो अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, आई बी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर एंड आई स्मॉल बी कैपिटल बी, ठीक है। यहां पे अब जरा गौर करो, अगेन आई एम यूजिंग ग्रीन कलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट जो स्मॉल बी है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दोनों में एंगल कितना है, अब ये एंगल है जो कि एस अल्फा के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली आप नज़र अगर देखते हो ये बहुत छोटा सा एंगल है बट ये तो बहुत बड़ा एंगल यहाँ पे बन रहा है, राइट। बट ऑब्वियसली गौर करो, अगर ये एंगल अल्फा है दैट मीन्स यहाँ पे भी एंगल जो होगा ये अल्फा होगा, पर अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, बिकॉज देखो लीनियर पेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज साइन 180 माइनस अल्फा। जो साइन 180 माइनस अल्फा होता है उसकी वैल्यू साइन अल्फा ही होती है, तो यहाँ पे साइन 180 माइनस अल्फा को हम साइन अल्फा ही लिख देंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी ही बन जाएगी, आई स्मॉल बी कैपिटल बी और साइन अल्फा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ए बी के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स यहाँ पे देखो सी डी के ऊपर लग रही है। नाउ क्वाइट इंटरेस्टिंगली आप देखोगे दोनों जो एक्सप्रेशन आए हैं बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल क्या, बिल्कुल सेम है, आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन अल्फा। दैट मीन्स इन दोनों साइड्स के ऊपर ए बी और सी डी साइड के ऊपर इक्वल फोर्सेस लग रही हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट देयर डायरेक्शन, अगर तो डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो और सोने पे होगा, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, राइट। लेट्स सी, गौर करते हैं इस फोर्स की क्या डायरेक्शन है। तो इसको कैसे हम पता करेंगे, यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल। स्मॉल बी से कैपिटल बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। स्मॉल बी जो है एरिया एलिमेंट दैट इज इन दिस डायरेक्शन एंड कैपिटल बी है लेफ्ट से राइट, तो आप देखोगे डाउनवर्ड्स इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। यहां पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स फिलहाल। व्हाट अबाउट दिस, जो ये डायरेक्शन है इसकी क्या डायरेक्शन होने वाली है, अब इसके लिए देखना, स्मॉल बी से कैपिटल बी की तरफ कर्ल करेंगे तो स्मॉल बी है इस डायरेक्शन में और कैपिटल बी है इस डायरेक्शन में। अब हमें फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना होगा, तो इस बार थंब हमारा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स सी डी साइड के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज इन अपवर्ड्स डायरेक्शन एंड आप देख रहे हैं दोनों जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। ये तो फिलहाल ऐसा है कि यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, इस साइड के ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रही है। अगर आप किसी और तरह से इसका एंगल कंसिडर कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है कि इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही हो और यहाँ पे नीचे की तरफ लग रही हो, बट इतना श्योर है कि हर एक इंस्टेंट पे इन दोनों साइड्स पे जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी एंड हेंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। आप किसी भी तरह की लेट से ओरिएंटेशन को कंसिडर करके चल सकते हो, खुद से ट्राई करके भी देख सकते हो, ठीक है, और बेटर रहेगा। तो ये हमें पता लग गया कि ए बी और सी डी के फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। अब बारी आती है एफ ए डी की, राइट। चलो एफ ए डी को अब मैं कैसे लिखूंगा, देखो आई स्मॉल एल वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो अभी वेक्टर फॉर्म में, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एफ ए डी का दैट इज इक्वल टू आई एल बी एंड साइन, यहाँ पे अब चलो यहाँ अल्फा लिया था तो यहाँ पे थीटा कंसिडर कर लेते हैं, राइट। लेट्स से जो थीटा है दैट इज नाउ एंगल बिटवीन एल वेक्टर इस तरह से और बी वेक्टर जो कि किस तरह से लेफ्ट से राइट है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, दोनों में एंगल 90 बन रहा है, ठीक है।
दैट मीन्स यहाँ पे साइन 90 कर देंगे, साइन 90 1 के इक्वल हो जाएगा। सो आई एल बी इतना मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस फोर्स का। सिमिलरली अगर मुझे कैलकुलेट करना हो एफ बी सी साइड के ऊपर कितना लग रहा है, ठीक है, पहले वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, आई एल वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। अब इस बार देखते हैं क्या एंगल बन रहा होगा, एफ बी सी इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन, अब गौर करो एल की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड फिर से ऐसे ही है, एंगल तो इस बार भी 90 है ठीक है, तो इस बार भी हम इसको साइन 90 ही लिख देने वाले हैं, साइन 90 फिर से 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आई एल बी हो जाएगा। सो वेरी सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी हमारे पास दोनों फोर्सेस क्या हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, जैसा यहाँ पे देखने को मिला था। बट व्हाट अबाउट देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन को देखते हैं। इसकी डायरेक्शन देखो कैसी होने वाली है, एल से बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को हमें कर्ल करना है, एल है ऊपर की तरफ, बी है एस डायरेक्शन में। सो अगर मैं एल से बी की डायरेक्शन में कर्ल करूंगा तो थंब इनटू द स्क्रीन पॉइंट कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दिस इज इनटू द स्क्रीन। एंड अगर हम इसके डायरेक्शन को देखते हैं तो हमें थंब अब एल से बी की तरफ पॉइंट करना होगा, तो अब एल है नीचे की तरफ, बी फिर से इसी डायरेक्शन में है, सो एल से बी की तरफ तो थंब हमारा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर जो फोर्स है वो आउट ऑफ द स्क्रीन लग रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट। मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, सो इस बार भी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देने वाली हैं, कैंसल आउट कर देने वाली हैं। सो ओवरऑल नेट फोर्स इस पूरे कॉइल के ऊपर या पूरे लूप के ऊपर जीरो है, एंड नेट फोर्स बिकॉज जीरो है इस वजह से ये लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये चीज आपको समझ के चलना बहुत जरूरी है कि नेट फोर्स बिल्कुल जीरो है, इसकी फोर्स को इसने कैंसिल आउट कर दिया, सिमिलरली इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को इस फोर्स ने कैंसिल आउट कर दिया, हेंस ओवरऑल नेट फोर्स बिल्कुल जीरो देखने को हमें मिल रही है इस लूप के ऊपर। बट इसका मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं है कि लूप बिल्कुल ऐसे ही रुका रहेगा ये घूमेगा। घूमने का कारण ये है बिकॉज ये जो फोर्स है आप देख रहे हो ये इनटू द स्क्रीन लग रही है, ये वाली फोर्स आउट ऑफ द स्क्रीन लग रही है। तो इस बार होने क्या वाला है कि एक साइड मान लो इस तरफ फोर्स लगाऊं और इस साइड के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, तो बिल्कुल हमें इस तरह से देखो रोटेशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। हेंस यहाँ पे हमें रोटेशन देखने को मिलती है, दैट्स वाई यहाँ पे टॉर्क कहीं ना कहीं पे काम आ रहा है, टॉर्क को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ना इस डायग्राम को टॉप व्यू से बनाते हैं। जब हम ऊपर से देखेंगे, राइट, यहाँ पे हमारी आई है, तो हमें सिर्फ ये ए बी वाला जो फेस है, ये इसका ए बी साइड है, सॉरी, ये हमें दिखने वाली है। तो जस्ट मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से हमें ए बी दिखेगी, है ना। यहाँ लेट्स से कुछ उसका सेंटर पॉइंट है जहाँ से वो घूम रही है। अब हमने इसको क्या किया, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल इस तरह से है ना, ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं एंड इसको यहाँ से और बिल्कुल इस तरह से दो परपेंडिकुलर्स बना के कनेक्ट कर देते हैं, सच दैट ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, एंड दिस इज ओ सेंटर पॉइंट ऑफ ए बी साइड, ठीक है। अब जो ये ए बी है पूरा, ये ब्रेड्थ है, सो दैट्स, इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो फोर्सेस लग रही हैं उस पर गौर करते हैं, ए डी साइड के ऊपर इनटू द स्क्रीन है, मतलब ए डी ये जो है यहाँ पे इनटू द स्क्रीन फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ पे देखो टॉप व्यू पे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, दिस इज एफ ए बी, ठीक है, ए डी सॉरी। सिमिलरली जो एफ बी सी है वो देखो वो आउट ऑफ द स्क्रीन लग रही है, बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो उस फोर्स को हमने यहां पे इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया, दिस इज एफ बी सी। अब यहां पे हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, जिसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो टॉर्क के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, वेयर टॉ इज द टॉर्क, जो आर है वो उस साइड की लेंथ है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं, एंड
एफ इज ईदर ऑफ द फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स आप उठा लो, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम ही है, ठीक है। अब ये हो गया टॉर्क वेक्टर फॉर्म में, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लिख सकते हैं आर एफ साइन, अब जो दोनों में एंगल है यहाँ पे आर और एफ में कितना एंगल है देखते हैं। देखो आर कौन है, जो ये साइड है जिसके ऊपर हम फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी लेंथ आर, बेसिकली यहाँ पे बी कंसिडर करा है तो यहाँ पे बी ही लिख देते हैं, ठीक है, दैट इज बी। एंड जो ये फोर्सेस हैं एफ, तो दोनों में जो एंगल है दैट इज, इसको हमने कुछ ना कुछ नाम दिया तो नहीं, पहले देख लेते हैं, आई गेस हमने इसको अल्फा बोला था, दिस बी एंड नहीं, अल्फा ये नहीं था, अल्फा डिफरेंट एंगल था, तो इसको हम कुछ और नाम दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको थीटा मान लेते हैं। सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया बी इंटू एफ इंटू साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल्स टू, अच्छा जो ये फोर्स है, चाहे ये फोर्स चाहे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो टर्न करवा रही है इस साइड को, दैट इज आई एल बी। सो इसको मैं लिखता हूं आई एल एंड कैपिटल बी, ये है फोर्स और साथ में स्मॉल बी ये वाला, एंड साइन थीटा। अब यहां जो L है दैट इज लेंथ, B है दैट इज ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप, एंड अगर मैं लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पूरे इस लूप का एरिया मिल जाने वाला है, लेट्स कॉल इट कैपिटल A। सो जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, देखो I लेंथ और ब्रेड्थ को हम मल्टीप्लाई करके कैपिटल A बना देंगे, सो कैपिटल B और कैपिटल A एंड साथ में साइन थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क अगर हमने इस लूप में एक टर्न बनाया है, सिर्फ एक वायर का टर्न है। अब इस तरह से मल्टीपल टर्न्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट टर्न, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से बहुत सारे टर्न्स को यूज करके एक मोटा सा हमने लूप बना दिया। सो अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स लें, यहाँ पे लिख भी देते हैं 4n नंबर ऑफ टर्न्स, तो उसके लिए यही रिलेशन को हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने टर्न्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल N आई बी ए साइन थीटा। इस एक्सप्रेशन को याद करना आई डोंट थिंक सो डिफिकल्ट होने वाला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू निबा साइन थीटा। तो इस तरह से इसको याद आप रख सकते हो। इसी के साथ इस एक्सप्रेशन में एक और चीज समटाइम्स आपसे पूछ सकते हैं, दैट इस एक्सप्रेशन को मैग्नेटिक मोमेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। अब जो मैं एक टर्म यूज करी है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, राइट, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप एंड एरिया ऑफ द लूप, इन दोनों का ये प्रोडक्ट है। अगर एक टर्न है तो सिंपल आई इंटू ए, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं सो n इंटू आई इंटू ए, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, n इंटू आई इंटू ए, एंड इसको स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर इस टॉर्क को इसके टर्म्स में हमें लिखना हो तो ये क्या बन जाएगा, देखो m एन आई ए वहीं पे यूज हो गया, साथ में कैपिटल B और साइन थीटा। सो टॉर्क को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑल्सो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो चाहे आप ऐसे लिख दो, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड क्रॉस विद मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एंड इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। दिस इज हाउ अ गैल्वेनोमीटर लुक्स लाइक। इट हैज गॉट टू टर्मिनल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बीच में एक नीडल है, मार्किंग्स लगी हुई हैं, एंड यू कैन सी कि नीडल 0 पे है। इसकी नीडल राइट साइड की तरफ ही मूवमेंट कर सकती है और लेफ्ट साइड की तरफ ही मूवमेंट कर सकती है ना। तो देखा जाए तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू द एमीटर। दिस इज हाउ एन एमीटर लुक्स लाइक। 0 पे यहाँ पे इसकी नॉर्मली नीडल रहेगी, बट जब इसमें से करंट पास आप करवाओगे तो इसी डायरेक्शन में इसकी नीडल मूव करने वाली है। अब मेन डिफरेंस क्या है एमीटर और गैल्वेनोमीटर का? एक तो चलो ये डिफरेंस हमने देख लिया कि यहाँ पे एमीटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो उसकी नीडल है उसको टर्न करवा सकता है, बट यहाँ पे दोनों साइड उसकी जो नीडल है वो टर्न करती है। ऐसा क्यों?
एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि इसकी नीडल एक तरफ तो घूमती है, इसकी दोनों तरफ घूमती है। मेन चीज ये है कि जो एमीटर है ये सिर्फ करंट को मेजर करता है, उसकी डायरेक्शन को नहीं बता पाएगा, राइट। बट यहां पे जो गैल्वेनोमीटर है ये भी बता सकता है कि जो करंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि किस डायरेक्शन में जो ये सुई है ये घूमती है, ठीक है। सो करंट की पोलैरिटी को भी ये बताएगा, एमीटर नहीं बता पाएगा। इसके अलावा जो एमीटर है ये बहुत बड़े करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, बट गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है। बहुत ज्यादा करंट इसमें से अगर पास करवाओगे तो इवन देयर आर हाई चांसेस कि ये खराब भी हो जाए, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को तब यूज किया जाएगा जब बहुत ही कम करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है एंड आपको जस्ट डिटेक्ट करना है कि एक्चुअल में क्या करंट फ्लो हो भी रहा है उसमें से कुछ या नहीं हो रहा। वैसे केसेस में आप गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। ना सिर्फ ये मेजर करेगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, बल्कि मेजर करके बताएगा भी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है और उसकी पोलैरिटी को भी बता देगा। सो इन अ सेंस देखा जाए तो बहुत ही काम का डिवाइस है। सो पहले गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैग्नेट्स एंड देखा जाए तो ये नॉर्मल बार मैग्नेट्स के जैसे तो लग नहीं रहे हैं। अंदर से जो इनकी शेप है दैट इज कॉनकेव। उसका रीजन क्या है जल्दी थोड़ी देर में बात करेंगे हम, उससे पहले बाकी पार्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन का। इन द सेंटर वी हैव अ सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर हमने एक क्वाइल को इस तरह से वाउंड कर रखा है। सो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें से करंट पास करेगा, करंट कैरिंग कॉइल है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा विच इज इक्वल टू, हम पिछले टॉपिक में ही जिसको पढ़ के आए हैं, NIBA साइन थीटा, ठीक है। इसके अलावा और कंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए तो बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा है। अब इसका क्या काम है उसके लिए पहले एक बार दोबारा से देखो। नॉर्मल स्टेट में जब गैल्वेनोमीटर है तो उसकी जो नीडल है वो इस तरह से जीरो की तरफ पॉइंट करने वाली है, राइट। जब इसमें से करंट आप पास करवाओगे, राइट, मान लो इसकी नीडल यहां पर आ गई, आपको पता लग गया मान लो 10 माइक्रो एम्पेयर का ये करंट है, आपने रीडिंग को नोट कर लिया। उसके बाद आपने इसको स्विच को ऑफ कर दिया सो दैट गैल्वेनोमीटर से करंट पास ना करे। तो क्या चाहते हो, ये नीडल अब भी यहीं पे बैठी रहे या दोबारा से आप चाहोगे कि जो नीडल है वो जीरो पे आ जाए? ऑब्वियसली आप चाहोगे कि दोबारा से जीरो पे आ जाए। जब करंट इसमें से पास हो ही नहीं रहा देन वी वुड लाइक दिस नीडल टू हैव एट दिस पोजिशन। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्प्रिंग को यूज करना पड़ता है। अगर स्प्रिंग को यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एक बार नीडल जिधर चली गई वो उधर ही पहुंच जाने वाली है। अच्छा, यहाँ पे स्प्रिंग को यूज करने का एक और रीजन है। अगर स्प्रिंग को यूज नहीं करेंगे तो आफ्टर ऑल नीडल को एक लिमिट पर पहुंच के रोकेगा कौन? देखो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बोला कि अगर 10 माइक्रो एम्पेयर का करंट पास हो रहा है तो नीडल यहां पे जाके रुक जाने वाली है। क्यों रुकी यहां पे, वो और ज्यादा आगे क्यों नहीं जा रही? बिकॉज जो ये स्प्रिंग है इसने एक अंदर अपने टॉर्क को बना लिया, एक रीस्टोरिंग टॉर्क है जो इस नीडल की डिफ्लेक्शन को अपोज कर रहा है और आगे नहीं जाने दे रहा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, करंट कैरिंग ये कॉइल है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अगर ये स्प्रिंग नहीं रहेगा तो उस फोर्स की वजह से जो ये नीडल है ये तो आगे जाती जाएगी जाती जाएगी। दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल इन एनी वे, है ना। हम चाहते हैं जितना भी करंट हो उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाए एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज ऑल्सो दिस स्प्रिंग। तो दो रीजंस हमने समझे कि यहाँ पे हमने स्प्रिंग को क्यों यूज करा है, राइट। उसके अलावा बाकी पार्ट तो सिंपल सा है। यहाँ पे जस्ट एक स्केल है जहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हो मार्किंग्स लगी हुई हैं, है ना। एंड इस तरह से एक पॉइंटर होता है, एक नीडल होती है जो ये। सो दैट इज हाउ अ गैल्वेनोमीटर लुक्स लाइक। ये इसकी मेन जो पॉइंट्स बनते हैं फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्शन। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, है ना। सिंपल सी बात है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर, कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगने वाला है दैट इज गिवन बाय NIBA साइन थीटा, ठीक है।
जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है वही यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। इसके बाद आप लिख सकते हो इसकी थोड़ी सी थियरी कि जो हमने मैग्नेट्स यूज करें वो इस तरह के क्यों यूज करें, सो दैट जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप देख रहे हो किस तरह की रेडियल हैं, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर हैं टू दिस सिलेंड्रिकल कोर। ठीक है, हर एक पॉइंट पे देखो यहाँ पे ये चीज है, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये देखो कोर है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे आ रही हैं तो देखो यहाँ भी 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ आ रही हैं इस तरह से तो यहाँ पर भी 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। हर एक पॉइंट पे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप उठा के देख लो 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। इसी को वर्डिंग में ऐसे बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, रेडियल है, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है टू दिस आयरन कोर। ठीक है, बिकॉज ऐसा होने से क्या होगा, जो ये टॉर्क लगने वाला है इस कॉइल के ऊपर वो मैक्सिमम लगने वाला है। वाई सो, बिकॉज हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है दैट इज एन आई बी ए एंड साइन थीटा। हम चाहते हैं टॉर्क को ज्यादा से ज्यादा करना, मैक्सिमाइज करना, तो वो तभी पॉसिबल है अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब जो ये थीटा है ये कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है। दैट मीन्स जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसी होती है, रेडियल होती है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। दैट्स वाई हमने सिंपल बार मैग्नेट्स को यहाँ पे यूज नहीं करा, इस तरह से कॉन्केव शेप के मैग्नेट्स को यूज करा है। तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा जस्ट वर्डिंग में लिख देना है इन द थियरी। चलो अब देखते हैं इसकी वर्किंग, और इसी के साथ ही डिराइव करेंगे एक दो चीजें जो इस चीज के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ रिलेटेड। वर्किंग वैसे ब्रीफली हम थोड़ा सा तो देख ही चुके हैं कि करंट कैरिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है, इस तरह से हमने रखा कि मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो सके। और इस कॉइल के साथ ये एक पॉइंटर अटैच्ड है, और जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, उस हिसाब से उतनी ही डिफ्लेक्शन हमें इस नीडल में मिल जाने वाली है। सिंपल बात, कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो कम डिफ्लेक्शन आएगी, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी इस नीडल में, है ना, एज सिंपल एज दैट। अब वो कितना टॉर्क होगा उसको हमने लिखा एन आई बी ए साइन थीटा, एंड जैसा हमने देखा कि थीटा 90 डिग्रीज है यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है कि परपेंडिकुलर है टू दिस आयरन कोर, तो हमने साइन 90 कर दिया और साइन 90 1 होता है। सो दिस इज टॉर्क, निबाग इक्वल है जो ये टॉर्क है यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, राइट। बट जैसा हमने देखा कि यहाँ पे एक स्प्रिंग भी हमने यूज कर रखा है, जब नीडल घूमेगी तो उस हिसाब से जो अंदर स्प्रिंग है ये भी क्या होगा, टाइट हो जाएगा, है ना, जैसे चाबी भरते हैं बच्चों के खिलौनों में, कार्स वगैरह में, वैसा सिस्टम यहाँ पे होगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो क्या कोशिश करेगा, इस नीडल को दोबारा से जीरो पे लाने की, ये उसकी टेंडेंसी रहेगी। आफ्टर ऑल तभी जैसे ही करंट आप ऑफ करोगे साथ ही साथ ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये काम में आएगा और दोबारा से इस नीडल को जीरो पोजीशन पे लेके आ जाने वाला है। अब देखो जो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है ये कितना बनेगा। एक्चुअल में जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये डिपेंड करता होता है जस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, जिसको हम यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कितने डिग्रीज वगैरह डिफ्लेक्शन आ रही है इस पॉइंट में, दैट इज गिवन बाय दिस फाई। जितना ज्यादा फाई, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क बनेगा। एंड ऑब्वियसली इट मेक सेंस, अगर नीडल बहुत कम घूमी है, देखो बहुत थोड़ा सा करंट था, सिर्फ इस तरह से यहां कहीं पे आई है नीडल, समथिंग लाइक दिस, है ना, तो स्प्रिंग अंदर बहुत कम टाइट हुआ होगा और बहुत कम ही उसमें टॉर्क बनेगा। दैट्स वाई जैसे ही करंट ऑफ होगा आसानी से ये नीडल जीरो पे आ जाने वाली है। बट अगर बहुत ज्यादा करंट हुआ तो इसी तरह से मान लेते हैं, अब जो अंदर ये स्प्रिंग है ये बहुत टाइट हो चुका होगा, इसमें बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क बन चुका होगा। तो सिंपल सी बात है कि जितना ये डिफ्लेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से जितना ये चेंज आया, दिस इज 5, जितना ये डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ज्यादा स्प्रिंग में टॉर्क बनेगा, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क।
दैट्स हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको अगर हटाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 5। हमने कांस्टेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर द के इज कॉल्ड, कांस्टेंट तो ये है ठीक है, स्प्रिंग के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट इसको बोला क्या जाता है, इट इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्प्रिंग। अब देखो मान लो किसी भी पर्टिकुलर करंट की वजह से इस तरह से गैल्वेनोमीटर की नीडल मान लो यहाँ पर है ना, इट इज गिविंग अस दिस रीडिंग 20 माइक्रो एम्पियर रेट से। अब जब तक करंट पास कर रहा है, ऑब्वियसली जो ये नीडल है गैल्वेनोमीटर की यहीं पे रहने वाली है। अगर मैं करंट को ऑफ कर दूंगा देन वो जीरो पे जाएगी, अदरवाइज ये यहीं पे रहेगी, है ना। अब जब ये नीडल यहीं पर है तो ऑब्वियसली आई कैन से दैट दिस नीडल इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ना तो ये अब इधर जाना चाह रही है ना ये इधर जाना चाह रही है, बिल्कुल अब ये रेस्ट पे है, रुकी हुई है। अब अगर ये बिल्कुल रेस्ट पे है, बिल्कुल रुकी हुई है, तो आप सिंपल सा मुझे आंसर दो, खुद सोचो कि जो ये कॉइल में ये वाला टॉर्क जो रोटेशन कॉज कर रहा है, क्या ये ज्यादा होगा या फिर जो ये रीस्टोरिंग टॉर्क है जो उसको वापस लेके आना चाह रहा है ये ज्यादा होगा? क्या ये दोनों टॉर्क्स इक्वल होंगे? मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, तीनों में से कौन सा सही होगा? द राइट आंसर इज इक्विलिब्रियम स्टेट में, एज द नेम सजेस्ट, ऑब्वियसली ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये टॉर्क ज्यादा होता तो नीडल अब भी और ज्यादा मूव करती और ज्यादा डिफ्लेक्ट करती टुवर्ड्स द राइट। अगर रीस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होता तो ये नॉर्मल पोजीशन के टुवर्ड्स थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाती, बट अगर ये बिल्कुल यहीं पे है, रुकी हुई है, तो इट मीन्स ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, ठीक है। दैट मीन्स आई कैन राइट एन आई, नीचे लिखते हैं एन आई बी ए इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय 5। अब यहां से अगर मैं करंट की वैल्यू को निकालना चाहूं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, के 5 एंड डिवाइड में एन बी और ए, इस तरह से, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से इसको देखते हैं एक बारी। के कॉन्स्टेंट है, इट इज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, राइट। पाई तो डिफ्लेक्शन है, ये कितनी भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द करंट, ये तो बात की बात है। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और ए एरिया, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट हैं। सो अगर मैं इस के अपॉन एन बी ए, जो ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट ही हैं, इसको मैं एक नाम दे दूं कैपिटल जी, जिसका मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू है, बिकॉज हर एक गैल्वेनोमीटर के लिए ये बिल्कुल सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसको हमने एक नाम दे दिया कैपिटल जी। तो यही रिलेशन देखो थोड़ा सा चेंज होके, सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय 5 डिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड यहां से हमें दिख रहा है कि जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो गैल्वेनोमीटर है, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतनी ही ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। लीनियर रिलेशनशिप है यहाँ पे इन दोनों चीजों में, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, वी हैव अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अगर आप एक क्वांटिटी को डबल करोगे तो दूसरी क्वांटिटी डबल होगी, पहले को 3 टाइम करोगे तो दूसरी क्वांटिटी भी 3 टाइम्स बढ़ जाने वाली है, ठीक है। या फिर कह लो इधर इसको हाफ करोगे तो यहाँ भी हाफ हो जाने वाला है। इस तरह की रिलेशनशिप को बोला जाता है लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू 5 और द डिफ्लेक्शन। इसके अलावा एक दो और छोटी छोटी चीजें जो आपसे समटाइम्स पूछी जा सकती हैं, सो यू मस्ट नो। फर्स्ट इज सेंसिटिविटी। डेली लाइफ में भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं। मान लो कोई पर्सन है जिसको छोटी सी छोटी बातें भी चुभ जाती हैं, हम कहते हैं तो बहुत सेंसिटिव इंसान है ना। तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, थोड़ा सा करंट भी अगर इसमें से पास करोगे तो डिफ्लेक्शन इसमें आ जाने वाली है, राइट। तो ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कौन सा होगा, जिसमें से कम करंट पास करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाए,
ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा करंट भी आया और डिफ्लेक्शन आ गई, तो यू विल से कि वो एक अच्छा गैल्वेनोमीटर है, वो काफ़ी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। आफ्टर ऑल गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव ही चाहिए हमें ठीक है, गैल्वेनोमीटर अगर सेंसिटिव नहीं होगा, अगर वो एमिटर के जैसा होगा, तो किसी काम का नहीं है। एमिटर इतना सेंसिटिव नहीं होता, एमिटर में से थोड़ा सा करंट आप पास करोगे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब वो इतना सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मुझे सेंसिटिविटी को लिखना हो तो वी कैन से कि अगर थोड़ा सा करंट भी बहुत अच्छी डिफ्लेक्शन दे रहा है, देन द डिवाइस इज वेरी मच सेंसिटिव, राइट। तो इस तरह से आप इसको वर्डिंग में इफ यू वांट डिफाइन कर भी सकते हो। अब जो सेंसिटिविटी है, इसको फर्दर हम दो तरह से देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। वन इज द करंट सेंसिटिविटी, सेकंड वन इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो करंट सेंसिटिविटी क्या है, इसके लिए इसी रिलेशन को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, आई इज इक्वल्स टू के फाई अपॉन एन बी ए। ठीक है, नाउ लेट्स राइट द टर्म करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है पर यूनिट करंट, एक यूनिट करंट पास करने पे कितनी डिफ्लेक्शन आई, दैट विल बी द करंट सेंसिटिविटी। ठीक है ना, इमेजिन करो जितना ज्यादा ये होगा, मतलब जितना ज्यादा न्यूमरेटर होगा उतनी ही ज्यादा करंट सेंसिटिविटी होगी ना। ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा आ रही है तो सेंसिटिविटी ज्यादा, और इसी तरह से ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो अगर कम करंट में डिफ्लेक्शन आ रही है अच्छी सी, तो अगेन वी मीन अ हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। सो मुझे फाई अपॉन आई चाहिए, तो फाई अपॉन आई की वैल्यू देखो क्या बन जाएगी, एन बी ए अपॉन के, दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के, ये तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो मैं इसको अगर चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, 1/g। ठीक है, सो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी हो गई पहली चीज। क्वाइट सिमिलरली अगर मुझे चाहिए वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ऑब्वियसली। ठीक है, अब पाई अपॉन वी है, तो v तो यहाँ पे हमारे पास कहीं है नहीं, रिलेशन यहाँ से बनेगा नहीं, तो वाई नॉट v इज इक्वल्स टू आई आर कर दें इस तरह से। ठीक है, ये जो r है इसको सेपरेट इसी तरह से रखते हैं एक बारी। ये तो फाई अपॉन आई ही है ना, जो हमें ऑलरेडी पता है एन बी ए अपॉन के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू तो एटलीस्ट हम लिखें एन बी ए अपॉन के, और साथ में जो ये मल्टीप्लाइड बाय 1/r है, ये इसी तरह से रह जाने वाला है। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप फॉर द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर चाहो तो गैल्वेनोमीटर की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ये कितना बन जाने वाला है, 1/gr। इस तरह का रिलेशनशिप आपका बन जाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए। लास्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, बट उससे पहले कुछ डिफरेंसेस हैं एमीटर एंड वोल्ट मीटर के जो आपके ध्यान में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो एमीटर है उसे किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ना। देन अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, राइट। अगर तो आइडियली बात करेंगे, राइट, आइडियल केस अगर लेके चलते हैं तो एमीटर की रेजिस्टेंस को आप जीरो कंसिडर करते हो और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कंसिडर किया जा सकता है। बट एज वी नो दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं होता है, तो इन रियलिटी जो एमीटर रहेगा बिल्कुल जीरो तो ना सही, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो। ठीक है, सिमिलरली जो वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 10⁻⁶ ओम की तो रहेगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, राइट। इट इज ह्यूज। 10⁻⁶ ओम का मतलब क्या है, इसको 1 मेगा ओहम बोला जाता है। ठीक है, सो 1 मेगा ओहम, 2 मेगा ओहम, इस तरह से 5 मेगा ओहम, कुछ ऐसा भी हो सकता है, इवन गीगा ओहम तक की भी रेजिस्टेंस इसकी हो सकती है, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पहले तो ध्यान में होने चाहिए। अब पहले देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनेगा।
अब अगर एमिटर बनाना है तो हमें मेन चीज़ क्या है कि इसकी रेजिस्टेंस को बहुत कम बनाना है ना। तो उसके लिए क्यों ना हम ऐसा करें, देखो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर तो है ही है ना। हम इसी के साथ अगर पैरेलल में इस तरह से एक रजिस्टर को लगा दें, और किस तरह का रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, बहुत ही कम, इस तरह के रजिस्टर को शंट बोला जाता है। हमने एक शंट को इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर की ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, राइट, इस पूरे सेटअप की अब इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? बिकॉज आई गेस क्लास 10th में ही आपने इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करे होंगे, जब हम दो रेजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते थे। लेट्स से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया है, फिर आपको वैल्यूज दी होती थी R1 एंड R2 फॉर एग्जांपल। ये है लेट्स से 3 ओम, ये है 6 ओम, है ना। देन ये चीज़ बताने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट मैं चाहता हूँ अच्छे से चीज़ को आप समझ जाओ। सो 1/3 + 1/6 इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता था, है ना। एंड अगर आपको ध्यान हो तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये सारा कुछ कर करा के लास्ट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है ना, बिना कैलकुलेशन के हमें इतना ज़रूर पता है कि उसका आंसर 3 से कम आएगा। एक्चुअल में दोनों से ही कम आता है, 6 से भी कम और 3 से भी कम। एंड 6 ऑब्वियसली बड़ा है, सो वी कैन डायरेक्टली से कि 3 से कम हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है। 1 ओम, 2 ओम, कुछ भी ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स वो तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके पता लगेगा। सिमिलरली अगर ऐसा भी है हमारे पास कि दो रजिस्टर्स हैं, एक चाहे 1000 ओम जितना बड़ा रजिस्टर भी हो, लेकिन अगर साथ में मैं लेट्स सपोज 0.5 ओम का एक रजिस्टर लगा देता हूँ, बहुत छोटा सा रजिस्टर है ये, बहुत कम रेजिस्टेंस है इसकी, देख रहे हो। तो अगर पैरेलल में इस तरह से कनेक्ट करा है तो आर इक्विवेलेंट जो हमारा होगा ना, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ये 0.5 ओम से भी छोटा होगा। ठीक है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किया है। एंड बेसिकली ये अब एमिटर की तरह काम करना शुरू कर देने वाला है। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं आई करंट फ्लो होता हुआ आ रहा है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमारे पास नोड है, करंट दो पार्ट्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। आई जी करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो रहा है, यहाँ पर भी आई जी होगा, ठीक है। और इसमें से इतना करंट तो इधर चला गया, बच कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, ठीक है। वो इस शंट में से फ्लो हो जाएगा। जो शंट है इसकी रेजिस्टेंस को लेट से आर एस लिख देते हैं। फिर यही करंट यहां से फ्लो होता हुआ बाहर आ रहा है, आई माइनस आई जी, कैपिटल जी लिख देते हैं। एंड ये दोनों करंट फिर इस नोड पे आके देखो कंबाइन हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे हमारे पास आई करंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे शंट और जो ये गैल्वेनोमीटर है आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जब भी ऐसा होता है दो चीज़ों को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों के अक्रॉस वो सेम होता है। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस शंट। अब देखते हैं कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये। पहले गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना है, तो इसकी रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। लेट से मैंने लिखा आर, नीचे लिख दिया जी। सो किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यूजिंग द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। सो करंट पास कर रहा है आई जी मल्टीप्लाइड बाई जो उसकी रेजिस्टेंस है दैट इज आर जी, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। शंट के लिए भी ओम्स लॉ को यूज करते हैं। करंट कितना पास कर रहा है दैट इज आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई जो उसकी रेजिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया आर एस। अब कई बुक्स में यू विल सी कि शंट की जो रेजिस्टेंस है उसको डायरेक्टली एस लिखा जाता है, और सिमिलरली जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल जी लिख देते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, जिस तरह की भी आप नोटेशन को यूज करना चाहो। अब यहाँ से अगर हमें ये पता करना है कि जो ये शंट है ये किस तरह का यूज करें, कितनी रेजिस्टेंस का यूज करें, सो दैट आई करंट मैक्सिमम ये मेजर कर पाए। और आई करंट मेजर करने पे जो ये गैल्वेनोमीटर है उसमें से कितना करंट फ्लो कर पाए, आई जी करंट फ्लो करे, उससे ज्यादा नहीं, राइट। बिकॉज आई जी जो है दिस इज दैट करंट जिसपे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगी इस गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। हम नहीं चाहते कि इस आई जी से ज्यादा करंट इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो करे,
इट माइट डैमेज इट ऑल्सो। ठीक है, तो उस तरह की रेजिस्टेंस हमें फाइंड करनी है यहाँ से शंट की, तो वो हम यहाँ पे इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर जी। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको और बेटर समझने के लिए एक न्यूमेरिकल इसके साथ ट्राई करके हम देखते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू मीटर शंट इस तरह की यूज करी गई है। सो आर एस आपको गिवन है 0.01 ओम का। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, दैट इज 50 ओम, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है। सो गैल्वेनोमीटर इतने करंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है 20 मिली एम्पेयर, सो 10 रेज टू पावर -3 एम्पेयर। ये तीन चीजें हमें गिवन है एंड हमें पूछा है कि जो ये एमिटर है इसकी रेंज कितनी है। राइट, ये तीन चीजें हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया रेंज ऑफ द एमिटर इज, रेंज हमें फाइंड करनी है। राइट, जीरो से लेके कितने एम्पेयर तक का मैक्सिमम करंट ये मेजर कर लेगा। सो फॉर दैट फर्स्टली इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, सी आई जी इंटू आर जी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज़ के क्रॉस, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस जो शंट के क्रॉस था, सो दैट इज आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर एस। हमें फाइंड यहाँ पे करना है जो ये टोटल करंट है जो आई है। ठीक है, सो आई को फाइंड करना है तो बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं ना उनको एक तरफ कर लेते हैं। जैसे आर एस है ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में कर लेते हैं। सिमिलरली जो आई जी ये बचा, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसको भी यहाँ पे उठा के प्लस में कर देते हैं, ऐड हो जाएगा। सो आई जी आर जी अपॉन आर एस एंड प्लस में ये आई जी, दैट इज इक्वल्स टू करंट जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, जो जो वैल्यूज गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई जी दैट इज 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई आर जी दैट इज 50 डिवाइडेड बाई आर एस, वो है 0.01। 0.01 को भी फर्दर ऐसे ही लिख लेते हैं 1/100। ठीक है, प्लस 10 आई जी, तो ये भी है 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3। फिर अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 ये कितना हो जाएगा 1000। यहीं पे कर दूं 50 20 दोनों को हटा के हमने कर दिया 1000। अब ये है 1000, 1000 का मतलब है 10 रेज टू पावर 3 इस तरह से। तो ये 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 रेज टू पावर 0 दैट इज 1 एंड डिवाइड में है 1/100 इस तरह से, एंड प्लस में है 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ठीक है, अब आप इमेजिन करो यहाँ पे जो ये 100 है इट इज़ अ लार्ज नंबर, बट जो ये होगा 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इट इज़ वेरी स्मॉल। अगर हम चाहें इसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। इमेजिन करो आप 20 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का क्या मतलब होने वाला है, 20 को 1000 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 0 से 0 कटेगा 2/100 मतलब 0.02 है ये। ठीक है, 100 में अगर 0.02 ऐड कर भी दोगे तो आपके पास कितना रिजल्ट आ रहा है 100.02। इफ़ यू वांट इसको इग्नोर कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली से कि ऑलमोस्ट 100 एम्पेयर तक का जो करंट है आप यहाँ पे मेजर कर पाओगे इस एमीटर से। तो इसकी जो रेंज है ये क्या हो जाएगी 0 एम्पेयर से लेके 100 एम्पेयर तक की। अब हमें बनाना है वोल्ट मीटर। सो हमें चाहिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो ऐसा करने के लिए हमने इसी के साथ सीरीज में एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया एक वोल्ट मीटर में। ये पूरा जो सेटअप है अब नाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ वोल्ट मीटर। अब इसके दो एंड्स हैं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब जो करंट फ्लो होगा, राइट, लेट्स से यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इस गैल्वेनोमीटर के टुवर्ड्स, वही करंट इस रजिस्टर में से पास करेगा। अच्छा, अब इसको शंट नहीं बोलेंगे,
बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस अब कम नहीं है। रजिस्टर बड़ा होगा तब उसको शंट नहीं कहते, रेजिस्टेंस बहुत छोटी होगी तब उसको शंट बोला जाता है। ठीक है, तो आई जी करंट ही यहाँ से पास होगा, आई जी करंट ही इसमें से पास होगा, और वही आई जी करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, बिकॉज ये सीरीज में अब दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम वोल्ट मीटर चाहते हैं जिसकी कुछ पर्टिकुलर रेंज हो, 0 से लेके V वोल्ट ये मेजर कर सके, जो ये वोल्ट मीटर हमारे पास बना है, राइट। तो उसके लिए अगेन हम ओम्स लॉ को यूज करते हैं। सो V इज इक्वल्स टू, V वो वैल्यू है जिस पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी इस गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, सो V इज इक्वल्स टू I, दैट इज आई जी, मल्टीप्लाइड बाई R। अब इस वोल्ट मीटर की कितनी रेजिस्टेंस होने वाली है, दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज ये सीरीज में कनेक्टेड है। सो R ऑफ G एंड प्लस R एस रेजिस्टेंस की। अब इसको शंट में नहीं लिख के चलूंगा, एस नहीं लिख रहा, सिंपल इसको आर ही बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आर की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी, तो वी अपॉन आई जी ये हो जाएगा आर जी प्लस आर के इक्वल, एंड वी अपॉन आई जी माइनस आर जी ये वैल्यू हो जाने वाली है एस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट था, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का, देन आई बटन में और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाने वाला है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आगे बहुत सारी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।